हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए एमसीक्यूज। सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, उसके एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड के एमसीक्यूज करेंगे। ओके, और लेक्चर है हमारा थर्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि पूरी बुक के ही मैं एमसीक्यूज लेके आ जाऊँ और आपके एग्ज़ाम से पहले आ जाऊं, तो आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 12th के एमसीक्यूज वगैरह तो सब कराते हैं, लेकिन 11th पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, है ना, कम टीचर्स ही ध्यान देते हैं, इसलिए फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गैप? GAAP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लें। तो यहाँ देखेंगे तो एक है जनरली एप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंट, लेकिन जनरली एप्लीकेबल है, जनरली एक्सेप्टेड है या जनरली एज्यूम्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये याद रहेगा, ए मतलब जनरली, जी मतलब जनरली, सॉरी, ए मतलब एक्सेप्टेड, ए फिर मतलब अकाउंटिंग और पी मतलब प्रिंसिपल्स। ओके, तो ये याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा वो है अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। मतलब ये अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में बोल रहा है कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग एजम्पशन है जो हमें ये बताती है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में बहुत जल्दी बंद होने वाला नहीं है। गोइंग कंसर्न, इकोनॉमिक एंटिटी, मॉनेटरी यूनिट और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न हमें बोलती है कि आपका बिजनेस जो है हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि कोई भी बिजनेस जो है बंद करने के लिए थोड़ी स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता ही क्यों है? उस बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने के लिए। वो बंद के बारे में नहीं सोचता है ना, उल्टा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचता है। ओके, हाँ, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट वगैरह अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, हमारा जो चैनल है कॉमर्स वाले गुरुजी, इस चैनल पर प्लेलिस्ट नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको क्लास 11th की अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी, क्लास 12th की अलग से, है ना। तो वहाँ आपको मिलेगी, उसके अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 11th अकाउंटेंसी फुल कोर्स। उसमें मैंने इन सब के एजम्पशन के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन से बताया है। तो एक बार ज़रूर जाना, वॉच करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप खुद लाइक करोगे, कमेंट भी करोगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा फिर यहाँ पर, जनरली द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं उनका जनरली ड्यूरेशन क्या होता है? तो अकाउंटिंग पीरियड 2 मंथ का होता है, 4 का होता है, 6 का होता है, 12 का होता है। तो भैया ये सिंपल क्वेश्चन है, 12 मंथ का जनरली अकाउंटिंग पीरियड होता है। अगर बिजनेस किसी ईयर के बीच में स्टार्ट नहीं हुआ हो तो जनरली 12 मंथ हो रहा है। लेकिन इसमें 2 अकाउंटिंग ईयर होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और जाके दिसंबर को, 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, टोटल 12 मंथ का। एक होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर, ये हमारे बहुत काम आएगा अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को वो क्लोज होता है। 12 मंथ जाके वहां पर पूरे होते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देने भागते हैं कि 1 अप्रैल से फिर मार्च पीछे थोड़ी जाना है, आगे जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ, ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को एंड। ओके, इसीलिए आपका जो ये सेशन है इसको क्या बोला जाता है? 21-22। अब 21-22 का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ये बहुत अच्छा है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और एग्जाम क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता है ना, तो हमेशा हम फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हैं। और अपने इधर प्रैक्टिकली जो जितनी भी कंपनीज है वो अकाउंटिंग जो फॉलो करती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फॉलो करती है। टैक्सेशन भी इसी हिसाब से होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू किए? मैं ओनली एएस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ध्यान देने योग्य बात है। ओके, तो ये इशू किए हैं, ऑप्शन है आईसीएआई। आईसीएआई ने इशू किए हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये करेक्ट है।
ये जो है ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं ना, सीए बनते हैं ना, उनका इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, सीए ये इंस्टीट्यूट ही करवाता है। ओके, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कौन करा रहा है ये पढ़ाई? कौन आपको मटेरियल सेंड कर रहा है? कौन आपको सिलेबस बता रहा है? कौन कौन जो है आपको जो बोल रहा है क्या पढ़ना है? कौन आपके एग्जाम लेगा? तो वो लेगा आपका सीबीएसई बोर्ड, या फिर आपका अगर कोई स्टेट बोर्ड है जैसे आरबीएसई बोर्ड है ना, ऐसे हरियाणा बोर्ड है ना, पंजाब बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, या स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, तो वो आपका बोर्ड है ना। ऐसे कैसे जो सीए करवाता है ना वो बोर्ड क्या है? आईसीएआई। तो आईसीएआई ने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? भैया जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना, वन नेशन वन टैक्स, वो जीएसटी है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सॉफ्ट टैक्स, या नन ऑफ दीज? तो सिंपल सी बात है, ये है भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी इज एग्जाम्पल हो। जीएसटी किसका एग्जाम्पल है? हमारी कंट्री के अंदर दो तरह के टैक्स अप्लाई होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये जीएसटी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? अब ये क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? तो मैंने बोला ना आपको फुल वीडियोस देखने पड़ेंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बेटा। ओके, तो बेटा जीएसटी जो है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कस्टमर से डायरेक्ट नहीं लेती है। हम जैसे आप भी कुछ परचेज करके आते हो ना, जीएसटी देके आते हो, लेकिन गवर्नमेंट को देते हो कि नहीं? शॉपकीपर को देते हैं, फिर शॉपकीपर आगे गवर्नमेंट को देता है। तो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है टैक्स का, और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट लिया जाता है। ओके, अब आगे यहाँ बोला विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या? तो गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी? नहीं सर, ये तो अभी हमने पढ़ा, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स? नहीं, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैसे अभी रहा नहीं, इसकी जगह जीएसटी आ गया है। तो फिर इनकम टैक्स, बिल्कुल इनकम टैक्स जो है वो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। ये इनकम टैक्स जो भी जमा कराते हैं ना, वो डायरेक्ट जो पब्लिक है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देती है, कोई मीडिएटर बीच में नहीं होता है, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मीनिंग क्या है आपको ये बताना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो किस बारे में बात करता है? वो करता है भाई आपका जो बिजनेस है लॉन्ग टाइम चलेगा, आप नियर फ्यूचर में उसको बंद करने का आपका कोई इरादा नहीं है, आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ओपनिंग बिजनेस के बारे में, क्लोजिंग बिजनेस नो, मैंने क्या बोला? कंटिन्यू करना चाहते, हम बिजनेस को कंटिन्यू चलाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं, तो ये गोइंग कंसर्न जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, किसी एक एंटिटी की जो लाइफ टाइम है, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विद द विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसके पीछे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है? कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, या अकाउंटिंग पीरियड? बेटा अभी बताया था मैंने आपको 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम करता है। 12 मंथ में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तैयार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटरप्राइजेज हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन सिमिलर मैनर। मतलब दो एंटरप्राइजेस, दो बिजनेस अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रिपेयर करके अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं इन सिंपल मैनर। द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं दो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस डिफरेंटली, ये क्या चीज है? ये क्या वेरिएबिलिटी है, रेलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, या नन ऑफ दीज? भैया ये ऐसा कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज है। ओके, ऐसा कुछ भी ऐसा होता नहीं है। ओके, हाँ एक कंपेरेबिलिटी जरूर आता है, दो एंटरप्राइजेज जो है अगर सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करती है तो फिर उनको कंपेयर किया जा सकता है, तो कंपेरेबिलिटी इसमें आता है, बाकी इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लास्ट बात सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो बेटा बिजनेस स्टडी के भी कराऊं, इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यूज कराऊं, मैं स्टार्ट करूं क्लास, और ये जो अकाउंटिंग के ना, अभी मैंने जो ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया है, एमसीक्यूज बताए हैं, फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये सेकंड चल रहा है,
और मैं आपके जो आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम है उसके लिए मैं और लेके आऊँ अगर तो, और आप चाहते हैं मैं लाइव लेके आऊँ, उसमें क्या मजा आता है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप आंसर देंगे यूट्यूब पे लाइव। ओके, 12th के जो है एमसीक्यूज लाइव करा रहा हूँ नाइट में, शाम को, इवनिंग में 8 बजे। तो 8 बजे जैसे उनके आ रहे हैं वैसे वैसे वो लाइव आता है ना, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे कैसे आप चाहते हैं 11th के भी अगर मैं लाइव कराऊं तो आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और व्यू थोड़े अच्छे आने चाहिए तभी मज़ा आएगा करने में। और वो कब होगा, जब आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि एमसीक्यूज केवल आपके पास होने से कुछ नहीं होता, कोई समझाने वाला भी होना चाहिए ना, तो वो है। और 11th के एमसीक्यूज बहुत कम लोग डालते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नहीं आपका भी है, हम सबका है। वहाँ पर लगभग 1100 प्लस स्टूडेंट हैं। तो वो टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको @कॉमर्स वाले गुरुजी, ये सर्च बॉक्स में लिखना @कॉमर्स वाले। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह डाउनलोड करते हो ना, वो कुछ काम का नहीं है, वो फालतू है, वो आपका टाइम वेस्ट होता है ना, गधों की तरह ऐसे करते जाओ बस। इंस्टाग्राम और अभी तो यूट्यूब पे भी आ गया है, वो गजब है यार, सच में है ना, इंसान ऐसे रुकता ही नहीं है। जैसे बड़े से बड़े लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं, ये बहुत बेकार चीज़ है। शायद आपको मज़ा आ रहा हो, लेकिन आपको मज़ा आता है या नहीं आता है वो मैं बताता हूँ। उसमें एक बेकार चीज़ है ऐसे करने वाली। इससे अच्छा होता था लॉन्ग वीडियो होता था, आदमी एक वीडियो देखता था और उसके बाद वो चला जाता था, उसको छोड़ देता था, है ना। उस जो जिस काम के लिए वो आया है वो एक वीडियो देख लिया उसने, ओके, कॉमेडी का भले 20 मिनट का वीडियो देख लिया, 15 मिनट का वीडियो देख लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे लगती है इन शॉर्ट्स के अंदर, जो आप यूं करते रहते हैं ना, ये रील्स होती है, व्हील्स होती है, क्या होती है, ऐसे करते रहते हो बस, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ऐसे। अच्छा, कितनी बार ऐसे ऐसे करना, पता ही नहीं कितनी बार करना। अच्छा, वो कभी एंड होगा नहीं, वो कभी एंड भी नहीं होगा, बस ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो। फिर रात को नींद में भी कुछ बच्चे ऐसे करते रहेंगे, है ना। तो ये बहुत ही एक बेकार आदत होगी। और अच्छा, ऐसा करने के बाद में टाइम का पता नहीं चलता, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, टाइम तो ऐसे निकलता है ना, जिस मतलब खत्म, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे हो जाता है जैसे पता ही नहीं चला। और उसके बाद आंखें दर्द करती है, सर दर्द करता है, दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे पढ़ाई करनी थी, है ना। तो इनसे थोड़ा दूर रहे। तो ये टेलीग्राम जो है ना, इंस्टाग्राम वगैरह की तरह नहीं है, ये व्हाट्सअप की तरह है, ठीक है। आप इसको यूज करोगे फिर खत्म, ओके। तो वहां पर ये जो है ना, ये जो पीडीएफ वगैरह है ना, ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को यूज मत करो, एक होता है टेक्नोलॉजी को यूज ही मत करो, टेक्नोलॉजी को यूज करो। अब आप जाओ इंटरनेट पे, दोनों चीजें अवेलेबल है आपके लिए, अच्छी चीजें भी अवेलेबल है, बहुत बढ़िया नॉलेजेबल, और बेकार चीजें भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, ओके। ऐसे कैसे सोशल मीडिया पे भी कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बेकार चीजें भी है, लेकिन आप उसकी कभी भी एडिक्ट मत हो, उसमें आप फंसो मत। और एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जो स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन उसके लिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख पा रहा है ना, तो फिर वो स्टूडेंट गया काम से। अब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बिगड़ रहा है। आप जो कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं, एक ही पॉइंट पर, एक ही चीज पर कितनी देर आप फोकस कर सकते हो ज्यादा। मैं कहता हूँ आप 10 सेकंड भी नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख तो रहे होंगे, तब तक दूसरे थॉट्स दिमाग में आ जाएंगे। तो हमारा दिमाग वैसे भी फोकस कम ही कर पाता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका दिमाग फोकस कर पाता है, ओके। और स्टडी के अंदर या कुछ कहीं पर भी फोकस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर ये जो व्हील्स वगैरह आते हैं ना, ये 1-1 मिनट के यूं यूं घूमते रहते हैं, इससे हमारा फोकस टूटता है। इससे अच्छा एक 10 मिनट का कोई वीडियो देखते ना, चलो फिर भी उसमें हम फोकस तो हैं। यहाँ पर जैसे ही 15-20 सेकंड हुए, वो खत्म हो गया, दूसरा आ गया, तो हमारा फोकस जो है वो एक जगह नहीं रह पा रहा है। तो ये आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। ये जो छोटे वीडियो है ना, जो 1 मिनट से कम वाले हैं, ठीक है, तो आप इनसे बचें, टेलीग्राम यूज कीजिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए, लंबे वीडियोस देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप कम से कम आपका कॉन्सेंट्रेट तो रहेगा वहाँ पर, लंबे टाइम तक ऐसी हैबिट तो पड़ेगी, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।